एटमी ताकत बनाने का सहरा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का है। बाकी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ जलसों में उसको इनकैश करने की कोशिश करती हैं। उस तरीके से ही जिस तरह एटमी ताकत पीपुल्स पार्टी ने बनाया, मिसाइल टेक्नोलॉजी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने पाकिस्तान को दी, जो पूरे पाकिस्तान के लिए वो टेक्नोलॉजी मौजूद है। उसी तरीके से सीपेक, जो सड़कों रोडों की बात कर रहे हैं ना, आप तो एक शहर के दरमियान सड़कों की बात कर रहे हैं, हम तो मुल्कों की सरहदों को मिला के उस तरह के एसफॉल्ट और आलीशान किस्म के हमने जो प्रोजेक्ट शुरू किए। सीपेक के खालिक, सीपेक का आइडिया, सीपेक के कायद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब है। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, जिसको उस वक्त तनकीद किया जाता था, कुछ मीडिया के एंकरान उस वक्त तनकीद करते थे कि ये रोजाना चाइना भाग रहे हैं, रोजाना चाइना जा रहे हैं, चाइना में ऐसा क्या काम है उनका। वो चाइना इसलिए जा रहे थे कि वो सीपेक उन्होंने दिलाया पूरे पाकिस्तान को, ये उनका विजन था। तो पीपुल्स पार्टी ने जो पॉलिसी की पूरे पाकिस्तान की अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत लाखों लोगों को हर माह पैसे मिल रहे हैं घर बैठे, और वो सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहे हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। गुर्बत की लकीर के नीचे जितने पूरे पाकिस्तान में खवातीन थी, उनको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अगर आज पैसे मिल रहे हैं, तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप का विजन था, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का विजन था। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, खवातीन को एम्पावर करने का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया पूरे पाकिस्तान के लिए। हम ये नहीं कहें कि हमने जी लाहौर की सड़कें बना ली बस खत्म, नो। अब सिंध की बात करता हूं। उन्होंने कहा कि क्या वो कराची की बात कर सकते हैं। मैं आज भी ये बात बड़े तरीके से कहना चाह रहा हूं, आज भी पूरे पाकिस्तान से, पूरा पाकिस्तान मतलब उसमें खैबर पख्तूनख्वा हो गया, बलूचिस्तान हो गया, पंजाब हो गया, वहां से लोग मजदूरी करने कराची में आते हैं, रोजगार की तलाश में कराची में आते हैं, किसी और शहर में नहीं जाते। और कराची सबका है, ये मैं नहीं कह रहा कि जी कराची को मेरी मिल्कियत है या मेरी पार्टी की मिल्कियत, नहीं, कराची हम सबका है, पूरा पाकिस्तान हम सबका है। लेकिन हम इतने मौके फराहम कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हर ये सहूलत मिल रही है, तभी पूरे पाकिस्तान के लोगों का इन्फ्लक्स जो है वो सिर्फ कराची की तरफ ही है। और मैं दूसरी बात कहूं कि कराची में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बेहतरीन तिब्बी सहूलियात चैलेंज के साथ इस एक 1 पॉइंट एजेंडा पे मुझसे पूरी पॉलिटिकल पार्टी बहस करे, मैं करने तैयार हूं। पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में बहस करने के लिए तैयार है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का, जो हेल्थ की फैसिलिटीज अल्हम्दुलिल्लाह सिंध सूबे में है और खुसूसी तौर पर कराची में है, वो पूरे पाकिस्तान में नहीं है। मुझे ये पता है PMLN के दोस्त कल तनकीद कर रहे थे कि जी आप बताएं कि आप कोई गिनवा सकते हैं, आप 3 दफा इख्तियार में है कि पाकिस्तान में कोई एक हॉस्पिटल आपने बनाई हो सरकारी, एक हॉस्पिटल बता दें। पूरी PMLN की लीडरशिप में कोई एक ऐसी हॉस्पिटल बता दें, उन्होंने बताएं कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में बनाई हो। हमारी लीडरशिप के इलाज यहां पाकिस्तान में होते हैं। आपको पता है कि हम खुद हमने हमारे कुछ ट्रॉमा से गुजरे, लेकिन हमने अपने इलाज इस यहां पे कराया, अपने सरकारी हॉस्पिटल्स में करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल पाकिस्तान की पहली अगर है तो कराची में है। NICVD अगर है जहां पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज करवाने आते हैं, वो कराची में है। इस तरीके से कैंसर हॉस्पिटल्स जहां पे आपका साइबर नाइफ है तो कराची में है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स, SIUT, क्या क्या नाम ले, और फिर जो लिवर ट्रांसप्लांट और लंग्स ट्रांसप्लांट जो गंबट में, तो ये इस तरह का कोई एक हॉस्पिटल मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी बता दे। PTI ने कभी बनाई कोई इस तरह का हॉस्पिटल बनाई हो, PMLN ने बनाई, जितनी हुकूमतें आई किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने आज दिन तक पाकिस्तान में हेल्थ से बढ़कर कोई और शोबा नहीं है। सड़कें हम बाद में देख लेंगे, फ्लाईओवर हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अगर इंसान का सेहत है तो सब कुछ है। हम कहते हैं जान है तो जहान है, तो वो जान जो है वो सेहत है, और सेहत वो सिर्फ हॉस्पिटल में हर आदमी के लिए मुफ्त इलाज, ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तरफ से। और आज भी बताऊं कि मैं कि आप आज के सक्खर का के हॉस्पिटल देख लें, सक्खर का SIUT देख लें, सक्खर का NICVD देख लें, सक्खर का चिल्ड्रन हॉस्पिटल देख लें। आप पता है ज्यादातर पेशेंट कहां से आ रहे हैं? साउथ पंजाब से लोग इलाज करवाने के लिए, सेंट्रल पंजाब से लोग इलाज कराने के सक्खर आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मेरिट की बिना पर अपनी हर कारकर्दगी दिखा सकती है, बता सकती है। हमें कोई छुपने की जरूरत नहीं है, हमें किसी गलत तरीके से धांधली करके इख्तियार में आने की जरूरत नहीं है। हमने जो कारकर्दगी दिखाई है
पूरे पाकिस्तान में सब लोग देख रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर में पीपल्स पार्टी का मुकाबला कोई कर भी नहीं सकता। और मैंने तो बड़ी बात नहीं कर, मतलब एक हॉस्पिटल मुझे पीएमएल की लीडरशिप बता दे, सिर्फ एक सरकारी हॉस्पिटल जो उन्होंने बनाई हो, नहीं है, फिनिश। दूसरी बात, ट्रांसपोर्ट में आ जाए। ट्रांसपोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई 1.5 साल में ही मैं अगर प्रोजेक्ट्स गिनवाना शुरू कर दूं, पीपल्स बस सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद पिंक बस सर्विसेज, पाकिस्तान की पहली सिर्फ खवातीन के लिए बस सर्विस स्टार्ट की गई, तो वो पिंक बस सर्विस शुरू की गई, जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान में लोगों ने सराहा, उसको यूएई में, जर्मनी के जितने भी जरीदे उन्होंने आके इसको कवर किया है, यूके के गार्डियन ने इसको कवर किया, खलीज टाइम ने इसको कवर किया, और ये सब आए और इन्होंने यहाँ पे पूरी वीडियोग्राफी की और उन्होंने कहा कि ये दुनिया में तमाम चंद ममालिक ऐसे जिसमें खवातीन के लिए मखसूस इस तरह की बस सर्विस बनाई गए। आप सब मेरे साथी दोस्त कराची के हो, आप जब देखते हो वो पिंक बसेस आपको नजर आती है जिसमें खवातीन एक सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ उसमें सफर कर रही हैं, तो आपको खुद एक अच्छा फील हो रहा होता है। उसके बाद ईवी बसेस, पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू की। ईवी बसेस में मैं एक और बात थोड़ी वादा जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि एक कॉन्स्पिरेसी चली, एक अखबार, एक बड़े अंग्रेजी अखबार ने, जरीदे ने एक रिपोर्ट चलाई कि जी $4.5 मिलियन की एक बस खरीदी गई, $45 लाख की एक बस खरीदी गई। ये एक बहुत बड़े अंग्रेजी अखबार ने खबर छापी। मैं पढ़ा, मैंने कहा यार ये तो $45 लाख, तो ये तो 1 अरब से ऊपर हो गया, तो इतने में तो जहाज आ जाए जिसमें हमने बसें ली हैं यार। फिर आज उस जरीदे ने आज उसको तस्हीह की है, और तस्हीह किया कि जी $4.5 लाख में जो है वो एक बस खरीदी गई। पहले बोला $45 लाख, अब बोला $4.5 लाख में बस खरीदी गई। अब मैं वाजे कर दूं, सब दोस्त मेरे बैठे मीडिया के, हुकूमत सिंध ने अभी तक एक टेढ़ी पैसा भी नहीं स्पेंड किया उन ईवी बसेस के लिए। सरकार के खर्च का 1 रुपया अभी तक उन ईवी बसेस के लिए नहीं किया गया है। हमारी नेगोशिएशन चल रही थी और अभी तक ये सारी बसेस जो ईवी बसेस चल रही हैं वो ट्रायल बेसिस पे चल रही हैं। हमने उनको कहा पहले आप हमें डेमो दें, ट्रायल कराएं, और जो क्योंकि ईवी बसेस का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया जा रहा है पाकिस्तान में, तो अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा तो हम आपसे वो नेगोशिएशन करेंगे। उन्होंने हमें ये डिमांड जरूर दी थी कि हम इसकी डिमांड रखेंगे $4.5 लाख, वो भी कैसे, वो भी किस्तों में पैसे जाएंगे, 8 साल में हम किस्तों में उनको पैसे देंगे। हमने कहा रेंट टू ओन में हम आपसे फॉर्मूला में लेंगे कि रेंट टू ओन में कि हम आपको रेंट पे करते रहेंगे हर माह, और फिर जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ 7 साल या 8 साल, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, कि उसमें वो पैसे हमें देने होंगे। और वो भी जब हमने डील की तब डॉलर का रेट था 180 रुपए। तो ये डील इस तरह की गई थी, ये डील इस तरह नहीं की गई थी जिस तरह अनफॉर्चुनेटली उस अखबार ने छापा, लेकिन फिर अखबार ने तो उसको तस्हीह कर दी। तस्हीह भी में भी $4.5 लाख का अभी तक फाइनलाइज वो कोटेशन वहां से आई है, गवर्नमेंट ने भी फाइनलाइज नहीं किया। हम इसको और नेगोशिएट करेंगे, $4.5 लाख में ये बसेस हम नहीं लेंगे, हम और कम पैसों में लेंगे इसको। लेकिन मैं एक बात करना चाह रहा था कि ये देखें कि ये उसके ऊपर मैंने देखा लोगों ने यूट्यूब पे उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दी कि जी देखें क्या ये करप्शन हुई है, और इतने अरबों रुपए मुल्क कर्जदार है और अरबों रुपए जो है वो बसों पर उड़ा दिए गए। तो उस हिसाब से तो 40 अरब रुपए की बसें हो गई। वो भाई 40 अरब इसके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बजट भी नहीं था। और जब मैं एज ए एक्स मिनिस्टर मैं ये कह रहा हूं कि हमने 1 रुपया भी हुकूमत का अब तक खर्च नहीं हुआ, वो बसेस कराची के लोग उसमें चल रहे हैं, सिर्फ अपना किराया जो दे रहे हैं वो किराया दे रहे हैं, वो उस बस कंपनी को जा रहा है, और वो लोग जो है वो कराची के लोग उस बस पे सफर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो लोग स्कैंडल्स बनाने के शौकीन हैं, जो इस तरह के प्रोपेगेंडास करने के शौकीन हैं, उनके लिए मैं इत्तला देना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी पहले सब चीज़ों की तस्दीक करना, फिर आप किसी पर इल्ज़ाम लगाना हो लगाएं। इस पर तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि विदाउट पेइंग इवन अ सिंगल पेनी ऑफ द गवर्नमेंट आप जो है आपने एक सहूलत एक शुरू की, और वो सिर्फ मैं बता रहा हूँ ये ईवी बसेस पे, बाकी बसेस हमने प्रोक्योर की। हमने कराची के लिए कुछ और बसेस भी प्रोक्योर की, ग्रीन बसेस, वो इस वक्त पोर्ट पे खड़ी हैं। अब अगर सियासी हुकूमत पीपुल्स पार्टी की होती तो इस वक्त इस महंगाई के दौर में वो बसें सड़कों पे होती, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट है। तो मेरी अपील होगी केयर टेकर गवर्नमेंट से, मेरी इल्तिजा होगी कि बराए मेहरबानी पोर्ट पे बसें खड़ी हैं, थोड़ी सी फुर्ती चाहिए, बसें सड़कों पे आ जाने दें उसको, लोगों को आप उससे रिलीफ देंगे। अगर लोग 50 रुपए में 30-30 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं तो लोगों को आप रिलीफ, यही रिलीफ दे सकता है, गवर्नमेंट का यही रिलीफ होता है, हुकूमत का यही काम होता है
कि आप सब्सिडाइज, हमने 6 महीने की सब्सिडी भी दी हुई थी जो कि दिसंबर में ख़त्म हो रही है। तो मैं भी ये भी उम्मीद करूंगा कि इंशाल्लाह ताला केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उस सब्सिडी को कंटिन्यू करे ताकि लोगों को जो है वो सहूलत मिले। वरना अगर वो सब्सिडी आपने कंटिन्यू नहीं की तो ये 50 रुपये का किराया बढ़ जाएगा, तो वो थोड़ा उसको कम करें। तो इसीलिए जो बसेस, जो ग्रीन बसेस जो कि पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने मंगा के रखी हुई हैं, वो पोर्ट में मौजूद है। बराए मेहरबानी निगरान हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि इमीडिएटली इस पर नोटिस लें और फौरी तौर पर उन बसेस को निकाल के सड़कों पर लाएं ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। तो मैं ये बात कर रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने किए हैं। ट्रांसपोर्ट का मैंने आपको ये बता दिया। अब आ जाए मेन और प्रोजेक्ट, थर का कोयला। पीपुल्स पार्टी की हुकूमत थी तो थर का कोयला निकाला गया, जिसके फिर पीएमएलएन वाले उसका भी क्रेडिट ले रहे थे, जो कि उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हिस्ट्री रिकॉर्ड मौजूद है कि जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने थर के कोयले निकालने की बात की थी और एफर्ट शुरू किए थे, तो बाद में जब पीएमएलएन की हुकूमत है तो उन्होंने उसको रोका, डिस्करेज किया। लेकिन क्योंकि अब हम इतने आगे जा चुके थे, पीपुल्स पार्टी की 2013 वाली 2008 वाली हुकूमत में इतना आगे जा चुके थे, फिर पीएमएलएन उसको रिवर्स नहीं कर सकी। तो थर का कोयला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है कि वो थर का ना सिर्फ कोयला निकाला, लेकिन वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे अरबों रुपए खर्च हुए। लोग पूछते नहीं यार इतने सारे बजट थे सूबे के, कहां गए? आप जाके थर पार कर जाके देखें। ये नहीं कि बस किसी कंपनी को बोल दिया तुम थर का कोयला निकाल लो और निकल जाता है। जो जिस तरह वहां पे पानी पहुंचाया गया, जिस तरह वहां पे ड्यूल कैरेज वे सड़कें बनाई गई, जो एक हिस्टोरिकल वहां नेटवर्क बनाए गए, उस पर सारा हुकूमत ने खर्चा किया है। और वो बिजली सिर्फ सिंध के लिए नहीं थी, वो बिजली नेशनल ग्रिड में जानी है, नेशनल ग्रिड के बाद हमें फिर मिलनी है। तो पाकिस्तान का मसला उससे हल होना था। और वो थर का कोयला जो कि कंटिन्यूटी है, ये कंटिन्यूटी इंशाल्लाह पीपुल्स पार्टी जारी रखेगी। तो आपके पास इतने कोयले के जखायर हैं कि आप 200 साल तक कोयला एक्सपोर्ट कर सकते हो, 200 साल तक कोयला एक्सपोर्ट कर सकते हो। इतने कोयले के जखायर हमारे पास थर पारकर में मौजूद है। और ये विजन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप का था, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा का था, जिसको मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब और फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इन्होंने उसको जारी रखा। तो मुल्क तरक्की इस तरह करता है। मुल्क तरक्की सिर्फ नारों से, सियासत से और सिर्फ शोबाजियों से नहीं करता। मुल्क में आपने अमली काम करने चाहिए। अमली काम यह था। और सबसे बड़ा अमली काम जो कल हमारे नून लीग के दोस्त कह रहे थे, उनको मैं एक और बात कह दूं, सबसे बड़ा अमली काम, क्योंकि पीपुल्स पार्टी गरीबों की जमात है, एलीट की जमात नहीं है। उसको गरीबों के, गुर्बत के मसाइल पता है, लोगों की परेशानी का उनको पता है। दूसरी जमातें जो है वो कुछ सर्कल्स में, कुछ चंद एक कम्युनिटीज में मूव करती है, सोच भी उनकी वो है। अभी जो सैलाब आए, उस सैलाब में 21 लाख घर सिंध में गिरे, उसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वाहिद जमात है। हालांकि सैलाब पंजाब में भी आया, सैलाब बलूचिस्तान में भी आया, खैबर पख्तूनख्वा में भी आया। किसी और गवर्नमेंट ने घर बनाने की बात नहीं की। वाहिद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध थी जिसने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन पर कहा कि नहीं, हम उन 20 लाख लोग, 21 लाख लोगों को हम घर बना के देंगे, और बनाना शुरू कर दिए। कहा नहीं, सिर्फ कर दिए। लोग काफी जगहों पे लोग रहना भी शुरू हो जा रहे। प्रोसेस चलेगा, ये चलता रहेगा। तो मुझे ये बताएं, और ये मंसूबा क्या है? आप अभी गूगल कर लें, सारे दोस्त बैठे हैं जो कि टीवी पे भी देख रहे हैं, देख कर लें। पूरी दुनिया में किसी मुल्क ने, किसी हुकूमत ने इतना बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर पुअर पीपुल आज दिन तक मुफ्त घर नहीं दिए, जो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत से ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया है। अगर आप जाके देखेंगे तो इससे पहले 8 लाख घर, शायद नेपाल में कोई कैटास्ट्रॉफी हुई थी, वहां बने थे 8 लाख घर। हम 20 लाख घर बनाने जा रहे हैं, आप 21 लाख घर बनाने जा रहे हैं। और ये घर जो है ये गरीब औरतों को दिया जा रहा है, खवातीन को दिया जा रहा है। और खाली घर नहीं दिया जा रहा, वो लोग जो सरकारी जगहों पे, सरकारी जमीनों पे, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जमीन वहां पे लोग वो रह रहे थे, उनको उस जमीन की ओनरशिप भी दी जा रही है खवातीन को। मुझे बताएं, 21 लाख खवातीन, ये 21 लाख लोग नहीं है, ये 21 लाख खानदान को की मैं बात कर रहा हूं। मल्टीप्लाई कर लें आप 21 लाख खानदानों को, तो ये 21 लाख खानदानों को जो सहूलत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हुकूमत सिंध देने जा रही है और दे रही, शुरू हो गई है। और उसके साथ साथ 21 लाख खवातीन को ओनरशिप, जो आप कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान,
पीपुल्स पार्टी का पहले दिन से नारा था, आज दिन तक उस नारे पे पीपुल्स पार्टी ना सिर्फ नारा लगा रही है, अमल कर रही है, अमल है ये। इससे पहले अगर किसान खवातीन को 25-25 एकड़ मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब ने जमीन देना शुरू की पूरे पाकिस्तान में, 25-25 एकड़, ताकि वो अपनी काश्तकारी खुद कर सके, मुफ्त में जमीन, इसे कहते हैं वेलफेयर स्टेट। और अगर अभी 21 लाख खानदानों को, खवातीन को ओनरशिप के साथ घर दिए जा रहे, इससे बड़ा सवाब का काम, इससे बड़ा नेकी का काम, इससे बड़ी अवाम की खिदमत और क्या हो सकती है? जो हमें कहते हैं कि यार आप क्या शोकेस करके दिखाओगे? भाई हमारे लिए बहुत आसान है कोई एक शहर बनाना, क्योंकि हमें शहर शोकेस, कराची सबकी शहर हक है, कराची पूरे मुल्क को चलाती है, कराची का सबसे ज्यादा हक है पूरे मुल्क के बजट पे, लेकिन कराची की खिदमत भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कर रही है। कराची में अभी बिलियन रुपीस की रेड लाइन और येलो लाइन, वो दोनों बड़ी स्कीम्स है, बिलियंस ऑफ रुपीस की, वो शुरू होने जा रही हैं। रेड लाइन शुरू हो गई है, येलो लाइन भी शुरू, वो भी अनकरी भी शुरू हो जाएगी। वही बात यह है कि सियासी हुकूमत होती है तो चीज़ों को ज़्यादा जल्दी से लेके जाती है, उनको पता होता है कि जी मसले हैं क्या, इन मसाइल को हल कितना क्विकली करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, किस तरह उन चीज़ों को फॉलोअप करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली केयरटेकर गवर्नमेंटें लंबी चल रही हैं, तो जिसकी वजह से कामों में थोड़ी बहुत दुश्वारियां हैं, लेकिन ये चीज़ें और मजीद तेज होंगी। हम उनसे नेकी की उम्मीद करते हैं और अपील भी करते हैं केयरटेकर गवर्नमेंट से कि जो भी प्रोजेक्ट्स पब्लिक की भलाई के हैं, इन पे आप थोड़ा और स्पीड अप करें इन प्रोजेक्ट्स को। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस तरीके से कराची पे बिलियंस ऑफ रुपीस, कराची के पानी के नेटवर्क पे, बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो रहा है, लेकिन पीपुल्स पार्टी ये नहीं करना चाहती कि बस हम बोले कि एक ही शहर है, बस जहां पे लोगों के घर गिर गए, बेबस लोग हैं, जिनके पास पहनने के कपड़े नहीं थे, जिनके पास पैरों में जूती नहीं थी, जिनके पास छत छुपाने जगह नहीं थी, उन गरीबों को हम क्या छोड़ दें? तो ये हमारे जो शोकेस काम है, ऐसा कोई एक काम, कोई एक जमात बता दे। पीटीआई आई, उसने सिर्फ झूठे नारे दिए, 50 लाख घर, करोड़ नौकरियां, सिर्फ झूठ बोला, अफरा तफरी दी, मुल्क को तारीखी नुकसान पीटीआई ने पहुंचाया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो नुकसान पाकिस्तान को नहीं पहुंच सकता था, जो कि पीटीआई की कायदत ने पाकिस्तान को पहुंचाया। कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को तबाही के दौरा पे लेके आना। उसके अलावा जितनी पार्टियां थी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें की, कुछ नहीं किया। और आप बोल रहे हमने एक शहर बना लिया बस। ओ भाई, पूरे पाकिस्तान की बात करो। अगर 21 लाख घर हमने बनाए तो हमने ये, किसी ने ये नहीं पूछा भाई तुम वोटर किसके हो, तुम वोट किसको देते हो। अगर सिंध भर में सड़कें बनी तो ये नहीं बोला गया कि जी कौन इस सड़कों पर सफर करेगा। अगर हॉस्पिटल्स बनी है तो हम ये नहीं पूछते कि भाई आप वोटर हो, आप कौन से सूबे से हो, तो आपको इलाज कराया जाए। आप जाके ओपीडी में चेक करें। मैं तमाम जर्नलिस्ट को कहता हूं, बराए मेहरबानी आप कराची के एनआईसीबीडी के ओपीडी चले जाएं, एसआईयूटी चले जाएं, बाकी जगहों में चले। यहां पे लोग ईरान से, अफगानिस्तान से भी इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। यहां के वो आप साइबर नाइफ में जाके देखें, आपको पेशेंट मिलेंगे जो ईरान से इलाज करवाने के लिए यहां पे आ रहे हैं। तो हम तो अवाम की खिदमत, खल्के खुदा की खिदमत इस तरह ही की जाती है। खल्के खुदा की खिदमत के लिए जहन में तासुब नहीं होना चाहिए, खल्के खुदा की खिदमत के लिए जहन में किसी के लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। और पीपुल्स पार्टी नफरतों की सियासत को दफन करना चाहती है। नफरत, लड़ाई झगड़े की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए हम दफन करना चाहते हैं। लेकिन अगर इस तरह के इल्जामात या इस तरह की, मैं कहता हूं, भड़कियां मारी जाएंगी दूसरी पार्टियों की जानिब से, तो जवाब देने का इख्तियार हमारा है। क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत क्लियर कहा, मेरा किसी पार्टी से झगड़ा नहीं है, मेरी किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई गुर्बत से। तो जो लीडर इस वक्त ये नारा लेकर चल रहा है कि मेरा झगड़ा, मेरी लड़ाई गुर्बत से है, इस मुल्क की इकॉनमी को ठीक करना है, और इकॉनमी को ठीक करने का विजन भी मौजूद है, और वो आप देख भी चुके हैं। अगर थर का कोयला, जो कि ख्वाब था, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हुकूमत निकाल सकती है। अगर सीपेक एक ख्वाब था, जो कि पाकिस्तान की पीपुल्स पार्टी हुकूमत वो काम शुरू कर सकती है, तो पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के पास इस मुल्क में तमाम मसाइल के हल मौजूद है। बाकी जितनी पार्टियां हैं वो सिर्फ अपनी सियासत चमकाने में और अवाम को झूठे नारे और बेवकूफ़ी के दौरा पे लेके चलने के लिए तैयार है। सिर्फ पीपुल्स पार्टी हुकूमत है जो मुल्क में सबको जोड़ना चाहती है। हमें अपने अल्फाजों का चुनाव मुनासिब करना चाहिए। हमें लड़ाई झगड़ा, नफरत, तासुब, इस सियासत को हमेशा हमेशा के लिए दफन करना चाहिए। तभी ही हम अपने मुल्क को आगे लेकर चल सकेंगे, तभी ही हम पाकिस्तान को आगे लेकर चल सकेंगे। जितने भी चैलेंजेस हैं इस वक्त मुल्क में,
चाहे वो बैरूनी चैलेंजेस हो या अंदरूनी चैलेंजेस हो, उसका सबको मिलकर मुकाबला करना चाहिए। अपने इदारों को मजबूत करें, अपने इदारों की इज्जत करें, अपने इदारों के खिलाफ साजिशें ना करें, अपने इदारों के खिलाफ मन घड़त स्टोरियां ना छपवाएं, अपने इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पे नफरत अंगेज मवाद ना छपवाएं, लोगों को मिसगाइड ना करें। इदारों के खिलाफ आप बाहर बैठकर जो मुहिमें चलवा रहे हैं, उनकी फैमिलीज पे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज पर अटैक कर रहे हैं, ये सारी चीजें पाकिस्तान के हक में नहीं है। पाकिस्तान के हक में सिर्फ एक चीज है कि तमाम चीजों को भुलाकर, तमाम नफरतों को भुलाकर हम सबको साथ बैठना पड़ेगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अंडर वन रूफ, और ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी, तमाम इदारों को और पॉलिटिकल पार्टी सबको साथ बैठ के इस पाकिस्तान के लिए एक नई सिमत बनानी पड़ेगी। आपको एक रोड मैप देना होगा। इकॉनमी ये नहीं होगी कि मैं सिर्फ बजट पेश कर रहा हूं एक साल का, वो तो आप करोगे। आपकी इकॉनमी होगी कि आपकी एक सस्टेनेबल एक पॉलिसी हो कि ये 20 साल की इकॉनमी की पॉलिसी है। फिर कोई भी हुकूमत आ जाए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, वो उन प्रिंसिपल्स से ना हटे। ये ना करे कि जी अगर कोई भी अवाम की फलाह बहबूद का काम उसको बंद कर दे। माजी में इस तरह हुए हैं। थरकोल भी जब शुरू में बीबी ने शहीद ने शुरू किया था तो पीएमएलएन की हुकूमत ने वो बंद किया था। माजी में इस तरह की मिसालें मिली हैं, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि पिछली सारी बातों को भूलकर, पिछले सारे मसलों को भूलकर एक पाकिस्तान, स्ट्रांग पाकिस्तान बनाने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम इदारे, मैं कहता हूं जितने भी मुल्क में, वो सब एक साथ बैठे, अंडर वन रूफ बैठे और फिर एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए, ताकि हमारी ये जो छिकाऊ की पॉलिसी है, लड़ाई की पॉलिसी है, तनाव की पॉलिसी, वो खत्म हो। लोग बेजार हो चुके हैं, लोग मुकम्मल तौर पर बेजार हो चुके हैं इस लड़ाई से। लोगों को ये फिक्र नहीं है कि जी कौन क्या कर रहा है। लोग कहते हैं जी मेरे लिए क्या हो रहा है, मेरे लिए क्या रिलीफ मिल रहा है, मुझे कैसे रिलीफ मिलेगा। और मुझे रिलीफ इस तरह मिलेगा कि मैं यहां पे लोगों का मुफ्त इलाज कराऊं। मुझे रिलीफ इस तरह मिलेगा कि यहां मैं लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड करूं। मुझे रिलीफ इस तरह मिलेगा कि मैं अपने किसानों के लिए मैं अच्छा प्रोग्राम पेश करूं, जो कि इस मुल्क की मईशत की शहरग है। इस किसानों को सबसे ज्यादा मैं सहूलियत दूं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स लें, फिर आपकी क्रॉप्स एक्सपोर्ट हो। आपका एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, आप चले गए दूसरी तरीके से पैसे कमाने के चक्कर में। आपके पास आप दूसरे तरीके से चाह रहे हैं कि हम इस तरह पैसे मुल्क में बनाएं, नहीं। आपका जो मेन, आप सब सारे ऑप्शन यूज करें। मेन आपका जो है वो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर, तो एग्रीकल्चर को मजबूत किस तरह करना है, किसानों को और काश्तकार को किस तरह मजबूत करना है, ये पॉलिसी होनी चाहिए। मजदूरों के लिए प्लान क्या है? मजदूरों के लिए प्लान मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब दे रहे हैं। किसानों के लिए प्लान मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब दे रहे हैं। पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप, मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब का जो भी विजन था, आज वो कामयाब विजन है। अगर आज मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब ने 18th अमेंडमेंट की तो 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबों को ज्यादा इख्तियार मिले। अगर लोग बोलते थे 18वीं तरमीम में क्या फायदा मिला, अगर 18वीं तरमीम नहीं होती तो हेल्थ तो पहले भी फेडरल गवर्नमेंट के पास था। अगर 18वीं आईनी तरमीम नहीं होती तो ना यहाँ एनआईसीवीडी बनती, ना यहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनते, ना एसआईयूटी बनती, ना यहाँ पे लिवर के लंग्स के ट्रांसप्लांट सेंटर बनते, ना यहाँ पे जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज पीपुल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत ने की है, ये सिर्फ 18वीं आईनी तरमीम का नतीजा था। वरना यही हॉस्पिटल एनआईसीवीडी और जिना हॉस्पिटल के लिए फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट लड़ाई करते रहे, हमें दो हमें दो हमें दो हमें दो। और फिर हुआ क्या, जब सिंध गवर्नमेंट के पास था तो सिंध गवर्नमेंट ने उसको अपने पैरों पे खड़ा किया। आज लाखों अफराद, जब दिल का किसी को हार्ट अटैक होता है, वो उसको पता उस वक्त उसके दिल में क्या गुजरी होती है। पहले आप किसी हॉस्पिटल में जाते, किसी बड़े हॉस्पिटल में आप जाओ हार्ट का पेशेंट लेकर, तो पहले पैसे दो फिर बात करो। यहाँ पे आपको हार्ट अटैक हो, आपसे पर्ची नाम की कटेगी, बस 1 रुपया कोई चार्ज नहीं करेगा। आपके यहाँ पे ट्रांसप्लांट्स भी हो रहे हैं, आपके यहाँ पे जो है वो स्टेंट्स भी डल रहे हैं, आपके यहाँ पे एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, सब चीजें चल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये है आवाम को रिलीफ, आवाम को ये चाहिए। आवाम को झूठे नारे नहीं चाहिए, आवाम को खोखले नारे नहीं चाहिए, आवाम को खोखली पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। आवाम को जोड़े आपस में, मेहरबानी करके मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी से अपील करता हूं, आवाम को जोड़े आपस में, ये नफरतों की सियासत को खत्म करें। ये मेरी लीडरशिप का पैगाम है। मेरी लीडरशिप चाहती है कि नफरतों की सियासत को हमेशा हमेशा के दफन करके सब एक होकर इस मुल्क को सही सिमत में लेकर जाएं, पुरानी बातों को छोड़कर इस मुल्क को आगे लेके जाएं। थैंक यू।
देखिए जी, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था, आज फिर कह रहा हूं कि एमकेएम और नून की आपने बात की, आपस में इत्तेहाद हो रहा है। ये 0 + 0 = सिफर है। ये कितनी भी कोशिशें कर लें, कितने भी इनके ख्वाब हों कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सिर्फ ख्वाब होते रहेंगे। हर इलेक्शन में होता है यार। 2008 का इलेक्शन देख लो, 2013 का इलेक्शन देख लो, 2018 का इलेक्शन देखो, ये हमेशा आपस में मिलते हैं। पीपुल्स पार्टी के खिलाफ तमाम लोग मुत्तहद होते हैं और फिर क्या होता है, हमेशा हार जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस बार भी तारीखी शिकस्त नसीब होगी पीपुल्स पार्टी के मुखालफिन को इलेक्शन में। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी दुश्मनी उनसे नहीं है, हम उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी कारकर्दगी, उनके पूरा फैल, उनकी पॉलिटिक्स इस तरह की रही है कि लोग, मैंने वही कहा था कि अभी आप ये नहीं हो सकता कि जी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आके जलसे करे, इत्तेहाद बना और लोग उनको वोट दे दें। लोग वोट क्यों दें? आपने दिया क्या लोगों को? मैं उनके किरदार पर नहीं जाना चाहता कि माजी में कराची का क्या हशर था, कोई घर से 11 बजे के बाद निकल नहीं सकता था, कराची को अंधेरों का शहर बनाया गया था, हर वक्त जो है बस वो बोरियां बिकती थी और मिलती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह कराची में ऐसा कुछ नहीं है और उसको, कराची को पीसफुल सिटी बनाने का जो पूरा क्रेडिट जाता है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को जाता है। हम नहीं चाहते कि नफरत और सियासत को दोबारा किया जाए। नाम किसी के माजी पे तनकीद करना चाहते हैं, नाम एमक्यूएम के माजी पे तनकीद करना चाहते हैं, नाम पीएमएलएन के माजी पे तनकीद करना चाहते हैं। उनको पूरा इख्तियार है और मुझे कोई हक भी नहीं है कि मैं उन पर इस तरह की तनकीद करूं कि जी वो लोग क्यों आपस में मिल रहे हैं। वो मिलने दें जी, उनका काम है, पॉलिटिकल पार्टी तो मिलेंगे आपस में, उसमें हमें एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन रिजल्ट तो मुझे पहले पता है, वो जो मैंने कहा कि 0 + 0 = 0 जी। देखिए, इंट्रा पार्टी उनकी जैसी इलेक्शन हुई है, मैं समझता हूं कि वो एक चैलेंजिंग भी हो गई है और कंट्रोवर्शियल भी हो गई है बहुत। अब कुछ लोगों ने कहा है वो कोर्ट में जाएंगे, देखिए कोर्ट क्या डिसाइड करती है। देखिए, एमक्यूएम अगर चाहती है कि उनकी मर्जी से पूरी हल्कियां बंदियां की जाएं तो वो इलेक्शन ही ना लड़े ना, वो डायरेक्ट अपने नताज ले ले, जो पहले होता था। जिस तरह पहले, आपको याद नहीं है कराची के दोस्तों को किस तरह इलेक्शन के नताज आते थे कि लोग जाते थे, कहा जाता जी आपको वोट डल गया, खुदा हाफिज। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। धांधली की इजाजत किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलेगी। पीपुल्स पार्टी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में धांधली का मुकाबला करेगी पूरे पाकिस्तान में। जहां जहां धांधली की कोशिश की गई, पीपुल्स पार्टी रेजिस्ट करेगी। जहां पे अगर उनके हल्का बंदियों का कोई है तो वो जो आईनी रास्ता है, वो आईनी रास्ता हर कोई इख्तियार करे, हमें उस पर एतराज नहीं है। फिर वो डिसाइड करें। हमें खुद इस वक्त हमारे जो अभी डिलिमिटेशन हुई है, पीपुल्स पार्टी को सख्त शदीद उस पर एतराज आता है। हमारी सीट्स जो है वो कम कर दी गई हैं, हमारे मुख्तलिफ इजलास से हमारी सीटों को कम किया गया है। हम उसको आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से उसको हम लोग कर रहे हैं। हम कोई ये नहीं कह रहे कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। देखिए जी, ये जो कंप्लेंट इस तरह की है उसको बिल्कुल एड्रेस करेगा। अभी तो हम हुकूमत में नहीं है, लेकिन शहरी तो है ना, स्टेक होल्डर्स हैं, तो आपकी सारी शिकायतों को मैं डेफिनेटली वहां पे रेज करूंगा। जी वक़ास साहब, देखिए जी, उस वक्त
इस मुल्क में एक बेवकूफ़, और मैं बेवकूफ़ से ज़्यादा बोल दूं कि एक ऐसा शख्स हुक्मरान था जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा था, और उसका वाहिद हल ये था कि उसको वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के जरिए निकाला जाए, जो पीपुल्स पार्टी ने किया। और वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के बाद जैसा निकला तो एक मखलूत हुकूमत बनी। मखलूत हुकूमत का मकसद ही ये था कि मुल्क को आगे लेके जाए। उसमें जो जो महकमे पीपुल्स पार्टी के पास थे वो पीपुल्स पार्टी ने उस पर परफॉर्म किया, जो जो महकमे पीएमएलएन के पास थे वो पीएमएलएन ने अपने तरीके से परफॉर्म किया। तो अब दोनों जमातों ने अपना अपना हिसाब देना है ना। उस वक्त मुल्क की, जब इमरान खान ने हुकूमत छोड़ी, मुल्क के दो बड़े चैलेंजेस थे। एक चैलेंज था इकॉनमी का, जो तबाह करके चला गया इमरान खान। दूसरा चैलेंज था आपके फॉरेन रिलेशनशिप्स, जो कि इमरान खान ने तबाह किए। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एज अ फॉरेन मिनिस्टर, जिस तरह उन्होंने उन तमाम इश्यूज को फिक्स किया, जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया से वो ताल्लुकात को रिस्टोर किए, दोस्त ममालिक, बाकी तमाम ममालिक से, बरदरान हमारे ममालिक, वो सारे से, जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एज अ फॉरेन मिनिस्टर, सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर, वो जिस तरह रिस्टोर किए और एक बोल्ड उन्होंने अपने इनिशिएटिव्स लिए, चाहे वो उनकी वो तकारीर हो जिसमें उन्होंने कहा कि बुचर ऑफ गुजरात इज द बुचर ऑफ कश्मीर, और फिर जाके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हेड मनी रखी बीजेपी ने, और उस हेड मनी रखने के बावजूद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंडिया गए। रूलिंग पार्टी ने उनके ऊपर हेड मनी रखी थी कि इनके सर की कीमत रखी थी। उसके बावजूद वो चूंकि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब के नवासे हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा और मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब के फर्जंद हैं, तो उस हिम्मत और जुर्रत के साथ वो भारत गए और वहां जाके भी उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा एक स्ट्रांग तरीके से लड़ा। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज पे मोहतरमा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इंटरनेशनल फोरम्स में आवाज उठाई और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान में बुलाया कि जी क्लाइमेट के ये हमारे प्रॉब्लम जो है वो वेस्ट की वजह से या बाकी कुछ ममालिक की वजह से हम लोग सफर कर रहे हैं, उन्होंने बहुत लाउडली आवाज उठाई। तो ये एक सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, जिन्होंने अपना रोल प्ले किया। फाइनेंस का महकमा पीएमएलएन के पास था। अब फाइनेंस में पीएमएलएन ने क्या किया, आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात टाइमली किए, नहीं किए, देर की, शुरू में फिर बोला कि जी हमें आईएमएफ की जरूरत नहीं है, फिर बोला कि नहीं हम किसी की ब्लैकमेल में, तो जो भी चीजें मैं उस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना चाहता। तो फाइनेंस के महकमा जो कि पीएमएलएन के पास था, उसका जवाब पीएमएलएन ने देना है। जो फॉरेन मिनिस्ट्री पीपुल्स पार्टी के पास थी, पीपुल्स पार्टी उसका जवाब देगी। और जो हमारी खदशात थे कि भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री में जिस तरह मिस हैंडल किया गया सिचुएशन को, सिचुएशन और खराब की गई, वो बात अब मैं तो नहीं कर रहा हूं, दानियाल अजीज साहब भी कर रहे हैं। दानियाल अजीज जो कि पीएमएलएन के एक सीनियर लीडर है, वो खुद कह रहे हैं कि जी मिस हैंडल किया गया मुल्क की इकॉनमी को, उसी तरीके से जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि मिस हैंडल किया गया, गलत तरीके से पॉलिसी बनाई गई, जिसकी वजह से डॉलर का रेट आपका बढ़ा, जिसकी वजह से आपकी इकॉनमी पे मजीद प्रेशर आया, जिसकी वजह से आपकी सूरत हाल खराब हुई। तो ये सारी चीजें जो है ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। इंशाल्लाह देखें, दो बातें दादा आपने बात की ना, जरदारी साहब ने कहा कि जो इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में, जरा वो हमारे बड़े हैं, हर आदमी अपने मुंह कोई मियाँ मिट्ठू नहीं होता। वो लेकिन हमें पता है जो सूरत हम रोडों पे देख रहे हैं, उनको भी पता है, वो हमसे ज़्यादा समझदार है जरदारी साहब, उनको पता है कि पीपुल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन वो उनका हर एक का अपना अपना तरीका है, अंदाज है उसको करने का। मैं भी ये बोलूँगा कि पीपुल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, पूरे पाकिस्तान से करेगी। पंजाब में तो अभी तो बलूचिस्तान में और केपीके में गए, फिर अभी केपीके में जाएंगे चेयरमैन साहब, लेकिन जब पंजाब में अभी जाएंगे तो आपको जो पंजाब में रिस्पॉन्स नजर आएगा वो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा इंशाल्लाह ताला। साउथ पंजाब में तो अभी से ही अच्छी खबरें आ रही है, लेकिन सेंट्रल पंजाब में भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बड़ी अक्सरियत से सीट लेगी। क्योंकि लोग, मैंने कहा कि लोग अब नफरत की सियासत नहीं चाहते कि कभी एक लीडर इमरान खान क्या कहता था, इसको पकड़ लो, इसको अंदर कर दो, इसको छोड़ूंगा नहीं। मियाँ साहब है, उन्होंने भी बात शुरू कर दी कि जिन्होंने मेरे साथ किया उसका हिसाब होना चाहिए, पहले मैं इसको देखूंगा। तो ये लड़ाई झगड़ा खत्म करें, मेहरबानी। इस वक्त लड़ाई झगड़े का वक्त नहीं, और ना ही अवाम इस वक्त लड़ाई झगड़ा पसंद करते हैं, और ना ही अवाम ये चाहते हैं कि मजीद लड़ाई झगड़े हों।
देखिए जी, थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो तो पीपल्स पार्टी का मंशूर भी यही है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि तमाम जिले गवर्नमेंट से उनको स्ट्रेंथन किया जाए। अभी भी पहले भी पावर से अभी और मजीद दिए गए हैं, तो पीपल्स पार्टी चाहती है कि भाई क्योंकि ये पावर की जो है वो निचली सतह तक जो मुंतकिली, वो तो पीपल्स पार्टी का नारा है। अच्छा था भाईजान, आपका नाम माजरत से था भाई, आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून में सिंध में अहम शमूलियतें हुई हैं। नाम ले मुझे, आप बताएं, नहीं नाम बताएं मुझे, कौन सा अहम आदमी मैंने सवाल उनसे पूछा है, आप बताएं, नाम दे। ये साथी रिपोर्टर आपका? नहीं, सवाल आपने पूछा है मुझे, आप बताएं कि एक अहम शमूलियत है। मुझे एक सियासी आदमी बताएं या सियासी असर रखने वाला या एक इलेक्टेबल बताएं जो पीएमएलएन में गया हो। एक नाम ले ले। नहीं जाएंगे। लोग पागल नहीं है, लोग बेवकूफ नहीं है। वो जिसको अब ऐसे लोग जा रहे हैं जिनको घर में शायद उनको अपने घर वाले भी वोट ना दें, वो लोग जाते हैं इस तरह की पार्टियों में। बाकी आपको एक भी इलेक्टेबल नजर नहीं जा रहा। इंशाअल्लाह ताला देखिए, मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला क्लीन स्वीप करेगी और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म होंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अवाम की खिदमत में यकीन रखती है, वाहिद जमात, वो अपने अवाम की खिदमत जारी रखेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।